नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या मोदी 272 का जादुई आंकड़ा दिला पाएंगे बीजेपी को? क्योंकि 272 का मैजिक फिगर वादा कर रहे हैं वो बीजेपी को दिलाने के लिए। हम इस पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। बीजेपी के नए पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। मोदी को अब लोकसभा चुनाव में 272 सीटों का जादुई आंकड़ा जुटाना है। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो बीजेपी को अपने दम पर 272 सीटें जितवा दें, या फिर ऐसे सियासी दोस्तों की तलाश करें जो उनका मिशन 272 पूरा करवा सके। अब अगर मोदी बीजेपी को अपने दम पर 272 के आंकड़े तक पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से 1.5 गुनी बड़ी लहर पैदा करनी होगी। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी। ये करिश्मा भी तब हुआ था जब बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत की 175 लोकसभा सीटों पर मजबूती सियासी गठजोड़ का सहारा मिला। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे मिशन 272, या फिर लालकृष्ण आडवाणी की इस आशंका सच साबित होगी कि बीजेपी ने मोदी को पीएम इन वेटिंग घोषित करने में जल्दबाजी कर दी। नरेंद्र मोदी के गले में पड़ी इस माला में जितने फूल हैं, उससे ज्यादा कांटे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भर नहीं बनाया है, बल्कि उनके गले में लोकसभा चुनाव में बहुमत यानी 272 सांसदों को जिताने की चुनौती भी डाल दी है। मैं पार्टी के छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मोदी के पास इस चुनौती से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं का समर्थन तो है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि बीजेपी के पास देश के हर कोने में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। देश के ये 11 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की 175 सीटें हैं। इनमें से सिर्फ पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग लोकसभा सीट भर बीजेपी के पास है, और वो भी बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से जीती है। मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो देश की 174 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की मौजूदगी कैसे दर्ज कराएंगे, क्योंकि इन इलाकों में बीजेपी के पास ना तो मजबूत नेटवर्क है और ना ही भरोसेमंद सहयोगी दल। दक्षिण, पूरब और पूर्वोत्तर राज्यों की 174 सीटों पर बीजेपी शून्य है। ऐसे में बाकी बची लोकसभा की 369 सीटें, जिनमें से 272 सीटें जीतने का मतलब हुआ कि मोदी को करीब 74% सीटें जीतनी होंगी। ये काम लोहे के चने चबाने जितना ही मुश्किल है। मोदी के लिए मुश्किल ये भी है कि 272 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी के पास सहयोगी दलों के नाम पर सिर्फ शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल हैं। पूरा देश और पूरी पार्टी और एनडीए नरेंद्र भाई के साथ। लगता नहीं आडवाणी जी का आशीर्वाद मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। आडवाणी जी का आशीर्वाद हमेशा मिला है अच्छे काम का। नरेंद्र मोदी जी इज एन एबल, केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। बेशक दोनों सहयोगी दल मोदी को तहे दिल से 100% समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अब इनके समर्थन से मोदी 100% चमत्कार भी दिखाएं
तो महाराष्ट्र की 48 और पंजाब की 13 यानी कुल 61 लोकसभा सीटें हाथ आएंगी। तब भी मोदी के सामने बाकी राज्यों की 308 सीटों में से 211 यानी करीब 69% सीटें जीतने की चुनौती होगी। जानकार मानते हैं कि मोदी का मिशन 272 तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एनडीए के कुनबे में कम से कम 5 क्षेत्रीय छत्रप न जुड़े। इनमें से AIADMK की जयललिता ही हैं, जिन्हें मोदी का साथ देने में सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर मोदी का मैजिक चलेगा? अगर नहीं तो फिर मोदी को कैसे मिलेगा वो जादुई चिराग जिसके दम पर वो मिशन 272 पूरा करेंगे? यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मोदी के लिए मैं यही कहूंगा, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। लेकिन 272 तक ये मटकी पहुंचेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे बहुत खास मित्र और आशाराम बापू के प्रवक्ता रह चुके अवधेश कुमार जी, सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरती मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव, वो जुड़ी हुई हैं। प्रेम शुक्ला साहब, दोपहर सामना के एडिटर, अनंत गाडगिल साहब जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के, बुक्कल नवाब साहब जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के। हम राज्यवार जाएंगे कि ये 272 आएंगे या नहीं और इन राज्यों का क्या हाल रहेगा, उस पर विशेष टिप्पणी लेंगे। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले अवधेश जी, 272 सोनिया गांधी ने भी एक बार ये कहा था, मुंह की खाई थी राष्ट्रपति भवन के सामने, आपको याद होगा। मिलेंगे मोदी को 272? देखिए, इस समय जो भी आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो एक सामान्य राजनीतिक स्थिति, सामान्य नेता को लेकर के एक विश्लेषण है। दीपक जी, मैं देश भर का दौरा कर रहा हूं और एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते कह सकता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में किसी एक नेता के पक्ष में इतनी आवाज उठती हुई, इतना समर्थन मिलता हुआ नहीं देखा था। तो मतलब सील लगा दे 272 पे अवधेश कुमार जी? नहीं, एक मिनट, सवाल का जवाब। आंकड़े और अनेक आकलन जो है ध्वस्त हो जाते हैं। सवाल का जवाब 272 लॉक कर दिया जाए? इस समय मैं आंकड़े में नहीं जाऊंगा। नहीं जाइए ना, हम तो चाहते हैं आंकड़े में जाएं। हम तो चाहते हैं आप आंकड़े में जाएं। मेरा उत्तर यह है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना भारत की राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ बिंदु है, यह युगांतकारी है। और इस बार का चुनाव परिणाम और चुनाव के पूरा अभियान भी ऐतिहासिक और युगांतकारी होगा। मैं इस समय आंकड़ों पर नहीं जा सकता। सवाल का जवाब दीजिए, 272 ले पाएंगे मोदी? कुव्वत रखते हैं, क्षमता रखते हैं इतनी? मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं लहर देख रहा हूं वो 272 भी पार कर सकता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। 272 लॉक कर दिया जाए, 272 लॉक कर दिया जाए। अनंत गाडगिल जी, आरती मेहरा जी, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, बुक्कल नवाब जी। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताएंगे अनुराग, क्या उम्मीद और क्या मिल सकता है वहां से? बिल्कुल दीपक जी, बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो आंकड़े हैं एक अनुमान के मुताबिक, आपने कहा कि झटपट भर लाओ जमुना से मटकी, तो उत्तर प्रदेश में ये मटकी कैसे भरी जा सकती है, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर है। हालांकि क्या कुछ आंकड़े बताते हैं, पिछली बार की क्या स्थिति थी और अब की संभावना क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, वो हम यहां पर एक बार देख लेते हैं। मोदी का मिशन 272, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, कुल सीटें वहां पर 80 दिखाई दे रही हैं, जीते थे 10, दूसरे नंबर पर रहे। और अनुमान जो है 2014 के लिए वो ये है कि वहां से 35 सीटें आ सकती हैं। 35 सीटें बीजेपी की, ये बीजेपी का कैलकुलेशन है जी, या कम से कम 35 सीटें बीजेपी को चाहिए यूपी से? ये बीजेपी का कैलकुलेशन है, 35 सीटें। ये बीजेपी का कैलकुलेशन है, 35 सीटें। सीधे चलते हैं हमारे सबसे प्रमुख मेहमान बक्कल नवाज साहब के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है। 35 सीटें निकाल लेंगे साहब बीजेपी वाले? नवाब साहब देखिए जी, ये आपका अनुमान जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि 10 सीटों से 33 सीटों पर इन्हें पहुंचा दिया है, ये बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी जो थी, जब बाबरी मस्जिद का मैटर था तो 56 सीटें या
56 सीटें जहां से उत्तर प्रदेश से लेके गई थी। और उसके बाद भी आज जब अटल जी की सरकार बनी थी और आज ये मोदी जी आए हैं तो ये 56 की बात नहीं कर रहे, ये 33 की बात खुद आंकड़ों की कर रहे हैं। मतलब ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जिस तरीके से सीटें आई थी 180 का आगा पार नहीं कर पाए थे, आज भी नहीं पार कर पाएंगे। और ये 56 सीटों से 10 सीटों बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुलायम सिंह यादव जी है, जिन्होंने 46 सीटें इनकी भारतीय जनता पार्टी की कम कराई है। और ईश्वर चाहेगा तो आज ये देख लीजिएगा कि 2014 में 10 की जगह ये 5 के ऊपर आ जाएंगे। 5 से ऊपर ये नहीं बढ़ सकते। 5 पे नहीं बढ़ सकते। अवधेश कुमार जी 5 से ऊपर नहीं बढ़ सकते। समाजवादी पार्टी का दावा 5 से ऊपर उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ सकते। नहीं, ये समाजवादी पार्टी, देखिए खुद मुलायम सिंह यादव जानते हैं, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों में गया हूं और जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है वो भी भाई साहब के आकलन से नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सीट का घोषणा आप हमसे कराना चाहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बीजेपी भले 1999 जो 56 कह रहे हैं 57 सीटें थी न दोहराए, लेकिन 1991, 1996 या कम से कम 1998 से बेटर पोजीशन में जरूर रहेगी, ये मैं कह सकता हूं। क्योंकि 2 राज्य, देखिए दीपक जी, 2 राज्य अभी उत्तर प्रदेश पर चल रहे हैं ना, मैं 2 राज्य में मोदी की सबसे ज्यादा पक्ष में लहर देख रहा हूं, वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर इस 2 राज्य में मोदी को सफलता नहीं मिली तो मैं मानूंगा कि मैंने अपने जीवन में पत्रकारिता की नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, अब ये तो कैसे छोड़ूंगा, फिर से सुधार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पत्रकारिता नहीं, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार पिछले चुनावों से, पिछले 2 चुनावों से ज्यादा बेहतर होने की पूरी संभावना धरातल पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर आप वहां के सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक समीकरण को भी विश्लेषित करेंगे तब भी यह निष्कर्ष आएगा। वो मैं आपकी अनुमति से करूंगा अगर आप आगे बढ़े तो। नहीं, आगे मैं बढ़ूंगा, लेकिन नवाब साहब के पास जाऊंगा। नवाब साहब, आपकी साइकिल तो पंचर हो गई है, दंगों की इतनी खीलें लगी हैं कि साइकिल पंचर है। पंचर नहीं है, इस पर देखिए ऐसा आएगा, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और ना रहेगा पंचर, ना रहेगा फूल। हम लोग हाथी खींच ले जाएगा सब कुछ, हाथी खींच ले जाएगा सब कुछ। नवाब साहब आप भूल गए, हाथी खींच ले जाएगा सब कुछ। हाथी, बहन जी का हाथी। बहन जी के कहा यहाँ नाम ले लिया आपने, यार अच्छे खासे कार्यक्रम में हमने बहन जी का नाम ले लिया। ये बहन जी, ये वो बहन जी है जिन्हें उत्तराखंड के अंदर आपदा आई और आज की तारीख तक के एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला, ना इन्हें निकाला, इनकी पार्टी ने निकाला है। हर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से हमने आपदा में जिस तरीके से बढ़ के हिस्सा लिया है, पूरे देश ने हिस्सा नहीं लिया है। हमने खुद अपने और आपकी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में दंगे भी करवाए। खुद हमने घोषणा दिया है। नवाब साहब, आपकी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में दंगे भी करवाए। नहीं, दंगों के रिकॉर्ड बनाया। आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश में इतने कम समय में इतने दंगे नहीं हुए। चलिए, दंगों का रिकॉर्ड बनाया, आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करना चाहिए दंगों का रिकॉर्ड बनाने के लिए। कौन पार्टी दंगे कराती है? हम लोग दंगे कराते हैं। जिस दिन ये लोग आए उसी दिन लोगों ने कह दिया था कि दंगों की सरकार आ रही है। या अमित शाह जिस दिन से आए हैं यहाँ के ऊपर, अमित शाह नहीं, जब वाजिद अली शाह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे तो अमित शाह अगर दंगे करा रहे हैं, गिरफ्तार कर लो अमित शाह को। अरे नवाब साहब, एक मिनट अवधेश भाई, अमित शाह को गिरफ्तार करो अगर वो दंगे फैला रहे हैं। कैसे खुले घूम रहे हैं वो? आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप गिरफ्तार कर लो। वो तो हमारे स्टूडियो में उस दिन संगीत सोम बैठे थे, उनको गिरफ्तार नहीं करवा पाए। 24 घंटे बाद पहुंची पुलिस इनकी। नहीं, मुजफ्फरनगर के दंगों में अमित शाह के नाम पर कोई FIR नहीं है, और आपके जो 32 दंगों का रिकॉर्ड है उसमें भी FIR नहीं है। अरे अगर अमित शाह आरोपी हैं तो उनको गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। नवाब साहब, खुले कैसे घूम रहे हैं वो? आपकी सरकार है वहां पर। जिन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा किया है, कराए, वो सब के सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे आपने तो अमित शाह का नाम लिया नवाब साहब। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा किया है, कराए, वो सब के सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे आपने तो अमित शाह का नाम लिया नवाब साहब। नवाब साहब, आपने तो अमित शाह का नाम लिया। अमित शाह को जेल भेजा जाए। मैं सब पैनलिस्ट से पूछता हूँ, सब यही बोलेंगे
क्यों राजीव रंजन जी जेल भेजना चाहिए अमित शाह को? नवाब साहब, अभी आपने बोला अमित शाह, राजीव रंजन जी, क्या अमित शाह को जेल भेजना चाहिए? देखिए, अमित शाह के जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के जाने के बाद ध्रुवीकरण की जो गति है वो पहले से ज्यादा बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। अरे तो जेल में डाल देना, बोलिए इनको बगल में टेलीफोन करके। भूमिका की जांच होनी चाहिए। अरे आप बोलिए ना, आप बोलिए इनको कि अमित शाह को गिरफ्तार करें। उनकी भूमिका की जांच हो। देखिए, मैं गिरफ्तारी की बात ये राज्य सरकार को फैसला करना होगा। तो मैं बोल रहा हूं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नवाब साहब दोनों ध्रुवीकरण के पक्ष में दिख रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो आप अमित शाह को गिरफ्तार करो। अगर उन पर आप कुछ प्रूव कर सकते हैं तो गिरफ्तार करो, आरोप मत लगाओ। हम कब कह रहे, ये तो आप कह रहे, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे जब से वो यहाँ आए हैं तब से लोगों की भावना है कि यहाँ दंगा होगा। हम उनको नहीं कह रहे, अमित शाह जी को। अरे तो आपने ही तो कहा भाई। अरे फरवरी ऐसा है नवाब साहब, फरवरी से दिसंबर तक अमित शाह नहीं थे और उसमें घोषित 24 दंगे हुए हैं। तो ये अभी तक जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं 46 से 50 दंगे जो है रिकॉर्डेड हुए हैं सांप्रदायिक। और मायावती के राज में राइट्स हुए सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना 5 साल में नहीं हुई है। तो अमित शाह तो बाद में आया है। और राजीव रंजन जी हमारे मित्र कह रहे हैं सर कौन कौन इनकी जांच करेगा और सरकार की जांच कौन करेगा? जो सरकारी मशीनरी की भूमिका दंगों में आ रही है उसकी जांच कौन करेगा? मैं तो दीपक जी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सीधी नीति है कि इस राज्य में तनाव इतना हो कि केवल हम और भाजपा ही रहे। और इसी बयान से मैं कह रहा हूं कि भाजपा 35-40 सीटें अगर इसी हालत में इसी आक्रामक बयान पर रह गई अगर समाजवादी पार्टी, तो भाजपा की सीटों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इनका बयान ही साबित कर रहा है कि भाजपा की सीटें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है। आरती मेहरा जी, इस सवाल का जवाब लेने के लिए मुझे आपसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे विश्लेषक ही कह चुके हैं कि बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। लेकिन आगे राज्यों पर चलते हैं, बिहार चलते हैं, मध्य प्रदेश चलते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ भी ले लेते हैं। चलिए ये एक बेल्ट पूरा कर लेते हैं हम लोग। पहले देखते हैं इन 3 राज्यों का हाल। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जीत मिली थी। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। मोदी का जादू चलेगा, 15 सीटें और आएंगी। जिस पर दूसरे नंबर पर रहे थे उस पर पहले नंबर पर हो जाएंगे। ये एक अनुमान हमने बिहार को लेकर के भी लगाया है कि वहां कुल सीटें 40 हैं। पिछली बार 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और 3 सीटों पर केवल दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी। अब अनुमान ये देखिए, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बिहार का यह अनुमान है कि 20 या 20 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सकती हैं। बिहार से ये गठबंधन अलग होने के बाद की स्थिति है। 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए जो सीटें चाहिए उसके एक अनुमान के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि 20 या 20 से ज्यादा सीटें बिहार से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में तो खैर सरकार ही शिवराज सिंह चौहान की है, भारतीय जनता पार्टी की है। क्या स्थिति पहले थी और अब अनुमान के मुताबिक क्या स्थिति हो जाएगी ये भी हम आपको बता देते हैं। कुल 29 सीटें वहां पर हैं। 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 12 सीटों पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। जब भी हम दूसरे नंबर पर रहने का आंकड़ा दिखा रहे हैं तो इस अनुमान में यह भी शामिल है कि ये सीटें अब पहले नंबर में यानी जीत में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो एक अनुमान के मुताबिक आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर कब्जा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति हो सकती है ये देखिए। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा अब आपके सामने है। कुल 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। 9 पर जीत हासिल हुई थी इससे पहले चुनाव में। 2 पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी। ये दूसरा नंबर अगर पहले में जीत में कन्वर्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं कि अनुमान के मुताबिक यहां पर थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 सीटें अनुमान के मुताबिक आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कोई फेरबदल इसमें नहीं है। दीपक जी। क्या बिल्कुल, तो कम से कम 20 बिहार से, कम 25 मध्य प्रदेश में, 29 में से और कम 9 छत्तीसगढ़ से। आरती जी कर लेंगे इतना आंकड़ा पूरा? दीपक जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश में आज एक उम्मीद, एक आशा, ये आपका ही चैनल, आपका सर्वे दिखा रहा है, पूरे देश भर से एक उत्साह और एक उमंग, कहीं पे उम्मीद नजर आ रही है और उम्मीद पे सारा सब कुछ कायम है।
अभी ये बताया कि 272, मुझे, क्योंकि मैं पूरे देश भर में घूमती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 272 का आंकड़ा डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो समर्थन, कुछ समर्थन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ समर्थन ऐसे हैं जो अंदर से चल रहे हैं। एनडीए पूरी तरह से मोदी जी को सपोर्ट करते हुए ये इस आंकड़े को जरूर पूरा कर पाएगी। एनडीए में है क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? यूपी में जो आपने 35 दिखाए, आरती जी, मैं एनडीए में है क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? यूपी में ये देखिए, ये समय बताएगा। बिल्कुल, अभी आपको पिद्दी नजर आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ, कोई प्री पोल अलायंस होते हैं, कोई पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। आपके अटल जी के समय पे भी 23 पार्टियों की सरकार बनी थी, सबका सपोर्ट मिला था। 2-2, 3-3 मेंबर पार्लियामेंट वाले लोगों को भी वो लेके चले थे और बड़ी सक्सेसफुल सरकार चलाई थी। आज मेरा ये कहना है, अभी उत्तर प्रदेश की बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो अवधेश जी कह रहे थे कि 35 सीट जरूर पार कर लेंगे, मुझे, क्योंकि जिस तरह का कुशासन जो सरकार दे रही है वहां पे मुलायम सिंह की, अखिलेश की, उससे त्रस्त होके और बसपा का पूरा देखने के बाद आज अगर कोई विकल्प है, अगर कुछ लोगों को समझ आता है और खास तौर पे मोदी जी पे जो विश्वास जगता है, उसमें मुझे लगता है 35 का आंकड़ा ये पार होने वाला है। ये 45 से 50 तक जा सकती हैं सीटें हमारी 80 में से, और 56 हम पहले लाए हुए हैं। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में उनका दावा है कि हम 29 में से 25 सीटें लेके आएंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री ने पहले क्लियर किया है। इसी तरह से अब और भी अगर आप देखें तो डेफिनेटली, आपने अब हैदराबाद का एक सीन देखा, हैदराबाद में हमारी एक भी सीट नहीं है आंध्रा में, लेकिन वहां पे आपने देखा 5-5 रुपए देके लगभग 1,12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। चलिए, माना आपकी बात, लेकिन 1,12,000 लोग वोट देंगे आपको कि नहीं? क्योंकि 0 सीटें आपकी हैदराबाद, 0 सीटें आपके आंध्र प्रदेश में। मैं उन राज्यों पर भी आऊंगा आरती जी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन राजीव रंजन जी का देखेंगे। उससे पहले एक रिएक्शन राजीव रंजन जी का। राजीव रंजन जी, कम से कम 20 सीट बिहार में बीजेपी निकाल रही है, मतलब आपका तो सुपड़ा साफ है। बाकी लालू ले जाएंगे, बाकी कांग्रेस ले जाएगी। आपने जो आंकड़े रखे हैं, मैं कुछ जानकारियां मैं भी चाहता हूं कि आज एक नेशनल चैनल के जरिए देश को जाए। जिस तरीके की हाइप बनाई जा रही है नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, बिहार में 1989 जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें बिहार में मिली थी। और 1991 में जब बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जब ध्रुवीकरण चरम पर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 1 सीट भी नहीं मिली। 1996 जो गठबंधन में आने के बाद इन्हें 6 सीटें मिली, 1998 में 8 सीटें मिली, ये बढ़कर 1999 में 12 हुई, और 2004 में फिर ये घट करके सीटें 6 हो गई, और 2009 में ये सीटें फिर 12 हुई। ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते इस राज्य में, जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बलबूते चुनाव लड़ने आई तो उसके एक उम्मीदवार को भी विजय नहीं मिल पाई, और जब अपने बलबूते वो चुनाव लड़े तो 4 और 6 सीटों से वो आगे नहीं बढ़ पाए। गठबंधन ने उनको 12 सीटें दी। राजीव रंजन जी और लालू प्रसाद यादव का दौर था। उस समय के सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण के साथ क्या और प्रदेश का सामाजिक राजनीतिक मनोविज्ञान परिणत हो चुका है। हम 15 में से 12 सीटें लेके जाते हैं। आप लोगों के साथ एक दिक्कत है, एक रणनीति के तहत आप लोग आते हैं पैनल में और किसी को बोलने का मौका नहीं देते। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आरती मेरा बोल रही थी, केवल मैं याद सुन दिला रहा रहा था, हूं, और मैं जो कहना चाहता हूं आप सुनिए कि वो समय लालू का था। अरे तो मुझे बात तो करने दीजिए ना। समाजवादी आंदोलन की धारा बिहार में कितनी मजबूत है, और जो ध्रुवीकरण के जरिए राजनीति करते हैं, 1991 उनके लिए एक आदर्श बिंदु है। तब बिहार में 1 सीट आप नहीं जीत पाए।
आप आए हमारे साथ और तब बिहार में 12 सीटें मिली। आप अकेले लड़ेंगे, आपके पास 1991 की स्थिति होगी, जीरो पर आप होंगे। जीरो पर होंगे। चलो एक प्रेम शुक्ला जी को सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी को बहुत देर से नहीं सुना है। अनुमान जिन चीजों प्रेम शुक्ला जी से लॉक कर लिया जाए, लॉक कर लिया जाए 0 सीटें। राजीव रंजन जी, हम लोकसभा चुनाव के दिन आमने सामने बैठे होंगे, जी से लॉक कर लिया जाए। बिल्कुल लॉक कर लिया, बिल्कुल लॉक कर लिया है। प्रेम शुक्ला जी 0 सीटें बिहार में दे रही है जनता दल यूनाइटेड। मैं साथ रहूंगी जी। मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह यादव मौलाना अखिलुद्दीन बनकर और नीतीश कुमार नीतीशुद्दीन बनकर इसी तरह स्यापा करते रहे। समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों जो है गधे के सींग की तरह गायब हो जाएंगे चुनाव में। इनके अगर राजीव रंजन जी जैसे कांग्रेस के सुपारीबाज 1977 में कराया गया होता तो लोग प्रकाश जयप्रकाश नारायण को लोग प्रकाश जयप्रकाश देखिए मैंने बहुत सुना आपको बहुत ध्यान से सुना। आप जैसे आदमी का स्यापा, आप जैसे सुपारीबाज का स्यापा इतनी देर से मैंने सुना। अब आप बीच में कूद पड़ रहे हो। चुप रहिए। अब आप तमीज से जरा बात करो भाई। अभी आप हमको तमीज सिखा रहे थे। सबको बता रहे थे, आपको बोलने नहीं दे रहे। आपको बोलने दिया, जरा सुन लो, जरा सुनना भी सीख लो भाई। और पहले अरे नहीं, पहले भटकलवादियों नीतीशुद्दीनवादियों जरा सुनना सीख लो। चयन करने समय में अरे जरा सुनना सीख लो। अरे जरा सुनना सीख लो भाई। नहीं तो हम आपके साथ पैनल में मना कर देंगे। जरा सुनना सीख लो। आपके साथ पैनल में जरा नहीं सुनना बैठेंगे सीख लो भाई। अगर आप इस तरह की जरा सुनना सीख लो। नहीं, अरे आप जरा सुनना सीख लो। अरे तुम सुनना सीख लो, जरा सुनना सीख लो। तुम सुनना सीख लो यार। प्रेम शुक्ला सुन लो यार। नहीं, मुझे पता है आपका रक्तचाप बढ़ गया है। सुन लो यार, सच सुनने की आदत खत्म हो गई आपकी। का काम किया वो सुन लो। सपने में जी रहे हो। मुझे पता है कांग्रेस के सुपारीबाज, तुम हर भटकलवादी, पाकिस्तान परस्त, वो क्या मेरी बात सुनेंगे। सच सुनने की ताकत नहीं है। जुबान हो गई सच सुनने की ताकत नहीं है। सच सुनने की ताकत नहीं है। पूरी ताकत है। लोग प्रकाश राजीव रंजन जी सुन लीजिए ना। अगर इस आधार सुनो भाई। अच्छा बोल लीजिए, फिर बोल लीजिए। जरा आप गर्दभ विलाप कर ले भाई मित्रवर। आपका गर्दभ विलाप ये देश सुन ले। बोलिए। शुक्ला जी, मैं आपको कई बार विनम्रता पूर्वक कह चुका हूं, अभी मैं कठोरता पूर्वक आपको कह रहा हूं। आप वाणी संयम मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सुने तो भाई मेरी। अगली बार दिखेंगे मैं आप नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा वाणी संयम रख रहा हूं। आप मुझे तुम कह रहे हो, ज्यादा वाणी संयम रख रहा हूं। और मैं आपसे कड़े शब्दों का परिचय दे सकता हूं आपको। मैं आपको कड़े शब्दों में आपका जवाब दे सकता हूं। आने निश्चित तौर पर दें, स्वागत रहेगा। आप बातचीत करने का स्वागत रहेगा। अच्छा, पीस, शांति शांति शांति। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात खत्म करिए। अब आपसे कितना सीखूं मैं। अब ये खत्म करने दे तो ना। नहीं, करिए ना। बोलूं भाई साहब? हाँ ना, बोल दीजिए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का अगर इस आधार पर 1977 में विश्लेषण किया जाता तो जनता पार्टी को बिहार में 0 सीट प्राप्त होती। लेकिन जब कोई लहर होती है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की लहर चली तो कांग्रेस 413 से साफ होकर 200 को नीचे आ गई थी। और जनता दल जो कहीं नहीं थी, जनमोर्चा जो कहीं नहीं था, वो सत्ता में बैठ गया था। इसी तरह से जैसा अवधेश कुमार जी कह रहे हैं, एक निष्पक्ष पत्रकार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही है, तो उस लहर को देख लेते हैं। नीतीश कुमार जी के नाम पर भी लहर चल गई ना बिहार में, जब चली हुई तो लालू जी कहते थे जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। लालू बालू बन के खत्म हो गए, अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और जिन नीतीश कुमार की कुल राजनीतिक वक़्त, औकात कह दूंगा तो खराब लग जाएगा, सिर्फ 6 विधानसभा सीटों की थी। लालू जी ने उनको रौंद कर बिहार की राजनीति से रद्दी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में आकर उसके साथ हाथ मिलाकर अभी बिहार की बात चल रही है भाई साहब। महाराष्ट्र में करूंगा ना। नहीं, महाराष्ट्र में आएंगे। राजीव रंजन जी, उनका विश्लेषण तो सुन लीजिए। महाराष्ट्र की वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। राजीव रंजन जी, विश्लेषण तो सुन लीजिए उनका।
बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बात खत्म करिए। आरती जी, राजीव रंजन जी, उनका विश्लेषण तो सुन लीजिए, महाराष्ट्र की वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। राजीव रंजन जी, विश्लेषण तो सुन लीजिए उनका। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बात खत्म करिए। आरती जी के पास भी जाना है मुझे। अगर ये देखिए अधीर हो रहे हैं दीपक जी, मैं 30 सेकंड आपका केवल समय लेना चाहता हूँ। नहीं प्रेम शुक्ला जी, अच्छा, मैंने मैं कौन 30 सा सेकंड शब्द केवल भाई एक साहब बात बोलना गलत कहा? चाहता हूँ आपके पैनल पे। दीपक जरा जी विश्लेषित करके बताएं कौन सा पहले गलत सुन शब्द लीजिए, है? 30 सेकंड मैंने आपको आधा मिनट समय मांगा है। प्रेम भारत शुक्ला के जी, मैंने संसद आधा में भी मैं ये मिनट सारी समय मांगा भाषा है बोलूं और मुझे तो विश्वास है लोकसभा आधा मिनट अध्यक्ष ठीक या रहेंगे। राज्यसभा के सभापति उसको निकालेंगे नहीं। भाई साहब, जिस जुबान में बोलने आती है बोलिए, और उसी जुबान में मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, ये ठीक रहा, ये ठीक रहा। बराबरी का खेल हो जाएगा, फिर बराबरी का खेल हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, बात खत्म कीजिए आप, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। इसी जो अवधेश कुमार जी के ना, जब किसी के नाम की लहर चल रही होती है, केवल एक अपील जब करना प्रशासन चाहता के हूं। खिलाफ लोग दीपक खड़े हो जी, जाते मैं हैं, एक अपील सब करना लोगों चाहता को हूं। आदर्श गवर्नेंस चाहिए। आप पैनलिस्ट से आप इतना आग्रह जरूर कीजिए, जिस तरह के गधे की सींग और इस तरह की जो प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, उससे अपने ये विद्वान जो पत्रकार हैं, इन्हें कहिए ऐसी पत्रकारिता की जुबान सामना के लिए चल सकती है, दोपहर के सामना के लिए चल सकती है। हेट स्टोरी के लिए महाराष्ट्र का शिवसेना का दफ्तर आपका काफी है। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए बता रहा हूं कि प्राइमरी की पुस्तक में गधे की सींग का मुहावरा है। मैं कोई असंसदीय शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूं। प्रेम शुक्ला इस जी, देश में मैं प्रचलित भी मुहावरा आपको कह रहा हूं, ज्ञान की कुछ उस जानकारी दूंगा आपके पास। नहीं, मैं आपको पिछले 3 दिन से आपको देख रहा हूं। स्वागत होगा। पर्सनल अटैक से बचिए, अपनी बहुत पार्टी की बात स्वागत कीजिए, करूंगा। पर्सनल अटैक मत कीजिए। अरे मैं पर्सनल अटैक क्या कर रहा हूं भाई साहब? अच्छा, एक मिनट देखिए, मेरा टेक ले लीजिए। मेरा टेक ये है कि गधे के सिर से सींग, ठीक उसी तरह का मुहावरा है जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने आज कहा है बीजेपी के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो एक मुहावरा इनने बोला, एक नीतीश कुमार ने बोला, बात बराबर हो गई। अब एग्री करेंगे राजीव रंजन जी, बात बराबर हो गई। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि और गधे के सिर से सींग चाहते हैं। देखिए, अरे ये एग्री करने का भी मौका नहीं देंगे, ये लगातार बोलते ही रहेंगे। आपकी बात पर प्रतिक्रिया आपने मुझसे मांगी, उसका जवाब भी यही देंगे। कहां बोल रहे हैं साहब? इनसे सुन लीजिए, आज का दिन इन्हीं को दे समस्या है दीजिए। आपकी। नहीं, हम लोगों को बाकी राज्य में भी जाना है। बाकी राज्य में भी जाना है। ये अटक गए, हम आगे बढ़ाते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। आरती जी खामोश बैठी है, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आरती जी खामोश है। लेकिन आरती जी, बाकी राज्यों की तरफ चलते हैं। अभी तक का कैलकुलेशन बता दूं, अगर बीजेपी के अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो 272 में से 89 सीटों तक पहुंच चुकी है। अगर फिर से बता दूं, ये कोई ओपिनियन एग्जिट पोल नहीं है, ये एक अनुमान है कि कहां से बीजेपी को कितनी सीटें जीतने को मिलेंगी। अनुराग, कुछ और राज्यों पर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। 89 सीट्स अब तक बीजेपी के पास आ चुकी हैं और 272 का आंकड़ा, 272 तक बीजेपी को पहुंचना है। तो आगे हम बात किए लेते हैं। 4-5 राज्य बता दीजिए जी। राजस्थान की अब हम बात करते हैं। राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान की का अनुमान क्या कहता है। यहां पर आप देखें, राजस्थान में 25 सीटें हैं। पिछली बार 4 पर जीत हासिल हुई थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी 20 सीटों पर। यहां अनुमान के मुताबिक 18 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। हालांकि आसाराम ने पहले ही राजस्थान के लिए गहलोत सरकार को धमकी दी हुई है कि वहां पर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो वो जेल में बंद है उसका खमियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा देख लेते हैं। महाराष्ट्र जहां पर कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार क्या स्थिति थी? 20 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 23 सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी। अनुमान के मुताबिक यहां पर नफा नुकसान सब मिलाकर के 30 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ सकती हैं। ये महाराष्ट्र का अनुमान है। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में क्या स्थिति हो सकती है? दिल्ली जहां पर कुल 7 सीटें हैं, एक भी सीट हासिल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई थी, लेकिन 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी है तो वही 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। नफा नुकसान सब मिलाकर के अनुमान के मुताबिक 5 सीटें इस बार दिल्ली से आ सकती हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक भी सीट हासिल नहीं थी, तो 5 सीटें अब अनुमान के मुताबिक दिल्ली से बीजेपी के हाथ लग सकती हैं। बिल्कुल, 5 सीटें दिल्ली से। आरती मेहरा जी के पास चलते हैं। आरती मेहरा जी, क्या आपको लगता है कि राजस्थान से 18, महाराष्ट्र से गठबंधन 30 और दिल्ली से कम 5 सीटें निकाल पाएगा?
जो हालात लग रहे हैं जो आज का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में दीपक जी बहुत क्लियरली दिखाई देता है। मुझे लगता है दिल्ली में हम 7 सीटें भी जीते हुए हैं, सातों पिछली बार हारे थे। जो आज का माहौल है कांग्रेस के प्रति, जिस तरह से नहीं कहा, पिछली बार का तो मान लिया ना, वो तो सामने है, लेकिन एक वो भी था पिछला समय जब हम 7 जीते हुए थे दीपक जी। आज मैं क्यों ना उम्मीद हूं, आज जब इतना जबरदस्त माहौल बना है, कांग्रेस से लोग हैरान है, परेशान है, त्रस्त है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं जब ये फील करती हूँ कि जब हम एक तरफ और एक वो एम लेके चल रहे हैं, तो दिल्ली में कोई बड़ी बात नहीं, हम दोबारा 7 सीटें जीत के आए। इसी तरह से वसुंधरा राजे जी की पूरी जो उनका अभियान चल रहा है, उस अभियान को जिस तरह का समर्थन मिला है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 18 वहां पे भी हम जीते हुए, उससे ज्यादा जीते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आज, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मोदी जी का एक ऊपर आना और कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नेंस, खासतौर पे यूपीए 2 का परफॉर्मेंस लगातार नीचे चलते जाना, हर रोज महंगाई का बढ़ना, हर रोज नए नए घोटालों का सामने आना, देश में बाहरी ताकतें ना बाहरी तौर पे सुरक्षित है, कभी पाकिस्तान 5 जवानों को मारता है, कभी 2 राहुल जी ने भी वहाँ सभाएं शुरू कर दी, कभी माओवादी। सोनिया जी भी जा रही हैं, सोनिया जी भी जा रही हैं, और राहुल जी पहले भी बहुत करते रहे हैं। हम आपको शुभकामनाएं, हम आपको, हाँ जी, हम आपको कांग्रेस के सभी उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन वो पहले भी बहुत, और जहां जहां वो सभा करके आते हैं वहां पे पॉजिटिव के बदले जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने रहे हैं। नहीं, लोकसभा में यूपी से 22 सीट जिता के कोई भी उन्हें जाके देख सकता है। लेकिन आज के आज आप देश के किसी कोने में जाके देखिए जो उत्साह, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ करके आए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण मोदी के नाम के अलावा कोई भी वोट पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है भाजपा के पास। वो देखता है, वो आरती जी, मोदी जी का तो हम लोगों ने सुन लिया, उसके अलावा क्या है? जो मेरी और सरकारें हैं, और मोदी के बाद हमारी जो और सरकारें हैं, ये जो आप खाद्य सुरक्षा बिल की बात करते हैं, वो पीडीएस सिस्टम जो मेरे छत्तीसगढ़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवार्ड दिया है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, मेरे भैया ये सब बातें कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये अवार्ड के मानक सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र टीम कोई आके तय करती है तो छत्तीसगढ़ बोल रहा है, ये मध्य प्रदेश बोल रहा है, जिसके मुख्यमंत्री में इतनी शक्ति है सच्चाई की और अपने कामों के हिसाब से, कि वो ये कहता है कि मैं 29 में से 25 सीटें लेके आऊंगा और भारी बहुमत तरीके 29 में से 29 क्यों नहीं? मुख्यमंत्री, अरे जब इतना कॉन्फिडेंट है तो 29 में से 29 क्यों नहीं आरती जी? 29 देखिए, 29 में से 29 क्यों नहीं? 272 दे ही दीजिए ना, फिर 52 मिनट क्यों चले? साथ रहे तो ऐसा क्यों नहीं? 272 दे दीजिए, काम पूरा हो जाए। नहीं, दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। स्टूडियो में 272 दे करके डिबेट किसी दूसरे काम पर हम लोग करें। क्यों नहीं देंगे? आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अभी तो ये वो राज्य हैं जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले हैं। राजीव रंजन जी, 272 दे करके काम को आगे बढ़ाया जाए। नहीं, राजीव रंजन जी वो भी बढ़ाएंगे। वो भी दीपक जी, यहाँ 2-3 बातें, नहीं 2-3 बातें पे मैं तब जाऊंगा जब मैं बाकी के आंकड़े देख लूं, ताकि राजीव रंजन जी इस बात से सेटिस्फाई हो जाए। राजीव रंजन जी इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि कहाँ से इनको मिल सकती है और कहाँ से नहीं। ये तो अभी इनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। जी को कहना चाहूंगी कि बिहार में 15 में से हम 12 लाए थे, और 106 सीटें जब हम लाए थे, तब हम 96 सीटें वहां पे विधानसभा की जीत के आए थे। हमारी परसेंटेज अरे वो बेहतर रही वो थी। नीतीश कुमार के नाम पर आया था आपको। राजीव जी को देखिए, चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर आप लड़ी थी। अरे नरेंद्र मोदी को बिहार में नहीं लड़ी थी चुनाव। 272 सीटों की कल्पना तो कर सकती है।
नीतीश कुमार जी बेचारे तो 40 के ऊपर कल्पना भी नहीं कर सकते ना। लीजिए हम क्षेत्रीय दलों को तो ये कल्पना भी नहीं करना चाहिए। वो कल्पना कर रहे तो कर तो लेने दो महाराज। अगर उस कल्पना पर आप इतने लाल पीले क्यों हो जा रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, आप उस कल्पना पर भी लाल पीले क्यों हो जा रहे हैं भाई? पार्टी कितनी सीटें लाएंगी? आप भारतीय आप जनता तो पार्टी कल्पना के नहीं कर नेता हैं, सकते ना। सेना के नेता हैं। नीतीश कुमार जी कल्पना नहीं कर अपनी सकते पार्टी ना। की बात कीजिए ना। मुझे लग रहा है आपका विलय मैं कह रहा हूं, हम तो क्षेत्रीय दल हैं। उद्धव ठाकरे ने बाद में हमारे फैसला 272 कैंडिडेट नहीं खड़े पहले होते। फैसला कर लिया है। लेकिन अच्छा एक मिनट बाकी के राज्य देख लें। तो नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जाएगा। गाड़ी को आगे बढ़ने दिया जाए। राजीव रंजन जी, मालूम पड़ जाएगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं। हम तो बीजेपी के अनुमान की बात कर रहे हैं सिर्फ। नहीं बदल दीजिएगा राजीव रंजन जी, हम तो सिर्फ अनुमान की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अनुमान की कोई सर्वेक्षण में नहीं है। हम देख लें इनमें से मुंगेरी लाल के हसीन सपने कितने हैं। बाकी के राज्य देख लें, बाकी के राज्य देख लें जहां पे 0 है बीजेपी, वो भी देख लेते हैं। चलिए पूरे राज्य एक साथ दिखाइए अनुराग जी। चलिए देख लेते हैं हरियाणा से। अब शुरुआत करते हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति हो सकती है। हरियाणा जहां पर के कुल सीटें 10 हैं, यहां आप देखिए कि कुल सीटें 10 हैं, एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। 3 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। एक अनुमान के मुताबिक 5 सीटें यहां से हासिल हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा जनहित कांग्रेस के हिस्से में भी ये फायदा जा सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को सपोर्ट उनका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यहां अनुमान के मुताबिक 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। 142 से अब 5 और इसमें प्लस कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड जहां पर 5 सीटें हैं, 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, 4 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। सभी नफा नुकसान अगर मिला लिया जाए तो यहां उत्तराखंड में 3 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल का आंकड़ा देखिए आपके सामने आ रहा है। ये रहा आपके सामने हिमाचल का आंकड़ा। कुल सीटें 4, जीते 3 सीटों पर थे, 1 सीट पर दूसरे स्थान पर पार्टी रही थी। अब अगर अनुमान लगाते हैं तो 3 सीटें यहां बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। हिमाचल के बाद अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब जहां पर कुल सीटें 13 हैं, कुल 13 सीटों में से 5 पर जीत हासिल हुई थी, 8 सीटों पर यहां दूसरे स्थान पर पार्टी रही थी। नफा नुकसान अगर मिला लिया जाए तो 8 सीटें अनुमान के मुताबिक 2014 में आती हुई बीजेपी के खाते में नजर आती हैं। इसके बाद झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में क्या हो सकता है। झारखंड में जहां कुल सीटें 14 हैं, 7 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, 3 पर दूसरे नंबर पर रही थी पार्टी। अब यहां देखिए अनुमान के मुताबिक नफा नुकसान मिलाकर के 10 सीटों पर पार्टी आती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सोरेन और बाबूलाल मरांडी ये साइलेंट पार्टनर हो सकते हैं। ये दोनों अगर सपोर्ट कर दें तो ये 10 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। यहां पर इनकी तरफ बीजेपी देख रही है। ये 2 संभावनाओं के चेहरे बीजेपी के लिए। झारखंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक जहां पर बीजेपी की हालत फिलहाल खराब है। 18 सीटों पर बड़ी भारी जीत हासिल हुई थी। 28 सीटों में से दूसरे नंबर पर पार्टी रही थी 8 सीटों में से। अब अगर दिखाया जाए नफा नुकसान तो अनुमान के मुताबिक 15 सीटें बीजेपी के खाते में कर्नाटक से आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल की इसके बाद बात करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं, केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और किसी भी सीट पर पार्टी का दूसरे नंबर पर कोई अस्तित्व नहीं रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा यहां बीजेपी के काम आ सकता है और अनुमान के मुताबिक 19 सीटें ममता बनर्जी के सहयोग से बीजेपी के अलायंस के तौर पर बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए बचता नहीं है। गुजरात के आंकड़े साफ हैं। कुल 26 सीटें हैं, 17 पर जीत हासिल हुई थी, 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक नफा नुकसान सब मिलाकर के 20 सीटें कहीं नहीं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये गुजरात का आंकड़ा आपके सामने। आंध्र प्रदेश का अब रुख करते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है ये देखिए। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने। आंध्र प्रदेश में कुल 42, 1 पर भी जीत हासिल नहीं हुई। अस्तित्व दूसरे पार्टी के दूसरे नंबर पर भी किसी सीट पर नहीं रहा। लेकिन इस बार 10 सीटों पर 10 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के जरिए वो सीटें आ सकती हैं और जगन मोहन रेड्डी
जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी की नाराजगी जो है और जो भी कांग्रेस ने उनके साथ किया है उसका फायदा बीजेपी को वहां साफ तौर पर मिल सकता है और 10 सीटें अलायंस के तौर पर आ सकती हैं बीजेपी के खाते में। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा देख लेते हैं। कुल 6 सीटें हैं, जीत मिल सकता है और 10 सीटें अलायंस के तौर पर आ सकती हैं बीजेपी के खाते में। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा देख लेते हैं। कुल 6 सीटें हैं, जीत के नाम पर 0 है बीजेपी के पास पिछली बार का रिकॉर्ड। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दो सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही। एक अनुमान के मुताबिक 3 सीटें यहां आ सकती हैं। उमर अब्दुल्ला यहां पर और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो है वो किसी भी तरीके से बीजेपी उनकी तरफ देख सकती है और अगर इनके सिर हां में हिले तो फिर ये 3 सीटों के रूप में फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तमिलनाडु का रुख करते हैं। तमिलनाडु में क्या हो सकता है, अनुमान तमिलनाडु का क्या कहता है। 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, किसी पर जीत हासिल नहीं हुई थी। दूसरे नंबर पर भी किसी तरह का कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन यहां 9 सीटों का फायदा हो सकता है। जयललिता यहां पर हैं, उनका वो किसी तरह से बीजेपी को सपोर्ट अगर कर दें और इसके अलावा करुणानिधि हैं, उनकी तरफ भी पार्टी देख सकती है क्योंकि दोनों ही बेहद नाराज हैं कांग्रेस से। तो इस नाराजगी का फायदा भी यहां पर मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा अब रुक करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में क्या हो सकता है, देखिए 21 सीटें हैं, 0-0 जीत और दूसरे नंबर का आंकड़ा, लेकिन यहां पर 14 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इन 14 सीटों के लिए भी बीजेपी को अपने एलाइज की तरफ देखना पड़ेगा। अगर नवीन पटनायक मेहरबान हो गए तो फिर ये सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के खाते में, साफ तौर पर आ सकती हैं। केरल का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं, केरल की स्थिति क्या कहती है। ये देखिए कुल 20 सीटें हैं, यहां पर भी 0-0 का आंकड़ा है जीत और दूसरे नंबर की स्थिति का, लेकिन यहां पर भी 3 सीटें हासिल हो सकती हैं। सब नफा नुकसान मिलाकर के बीजेपी के खाते में यहां भी 3 सीटें आ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का अगर करें कि 264 तक पहुंच चुका है आंकड़ा और कुछ ही सीटें अब दूर 272 के आंकड़े से। पूर्वोत्तर का आंकड़ा क्या कहता है ये भी एक बार देख लेते हैं। पूर्वोत्तर का आंकड़ा किस कदर मदद करता है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी 272 तक पहुंचती है। कुल सीटें देखिए आप, पूर्वोत्तर के राज्यों में 9 हैं। 9 सीटों में से क्या स्थिति, क्या आंकड़ा बनता है, ये आपके सामने 0-0 का आंकड़ा है जीत और दूसरे नंबर के स्थान पर भी, लेकिन अनुमान के मुताबिक नफा नुकसान के बाद 3 सीटें यहां पर भी हासिल हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें यहां पर आ सकती हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों की बात करते हैं, 6 सीटें हैं वहां पर। 3 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, 4 पर बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। यहां पर भी 3 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, यानी कि जो जीत के नंबर हैं वो तो कम से कम बीजेपी के खाते में आ ही जाएंगे और 270 का आंकड़ा दीपक जी यहां तक पूरा हो चुका है। तो आपने देखा आंकड़ा, ये आंकड़ा उस पर आधारित था। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि ये आंकड़ा सिर्फ उस अनुमान पर आधारित था अगर बीजेपी के इन तमाम जगहों पर गठबंधन बन जाते हैं तो। कर्नाटक में बीजेपी को 18 सीट मिली थी, लेकिन आज के हालात वहां पर ऐसे हैं कि बीजेपी एक भी सीट जीतने का मानदंड नहीं रखती और नहीं रखती। इसका बड़ा साफ कारण है कि येदियुरप्पा पार्टी से अलग जा चुके हैं। जो एक बड़ा वोट बैंक था वो येदियुरप्पा के साथ था और येदियुरप्पा इस बार पार्टी से अलग हैं, लेकिन वापस आने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर आ सकते हैं। लेकिन क्या उनकी वही विश्वसनीयता रहेगी? वेस्ट बंगाल में किसी भी सूरत में ममता बनर्जी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगी, तो वेस्ट बंगाल की 19 सीटें आप काट दीजिए। वेस्ट बंगाल से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों बीजेपी को छूना पसंद नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में महबूबा मुफ्ती 7 सीटें 2004 में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में आया था, ध्यान रखिए। इसके साथ अलायंस यही टीडीपी के साथ, टीडीपी के साथ था, लेकिन टीडीपी अब हाथ में रखने दे रही है कि बीजेपी को नहीं रखने दे रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये जगन मोहन के साथ कुछ हो सकता है। जगन मोहन भी नहीं रखने दे रहे हैं, ये अभी तक की हमारी खबर है। हमने इसी पॉसिबिलिटी पे बताया था। जम्मू एंड कश्मीर में प्री पोल अलायंस उनके साथ हो जाए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ, तो दोनों को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद करना पड़ेगा। इसलिए वो जो अनुमान हमारे जिस एनालिस्ट ने लगाया था वो पूरी तरह से गलत था। तमिलनाडु में जयललिता से किसी भी तरह की प्री पोल अंडरस्टैंडिंग की कोई बातचीत अभी है नहीं। उड़ीसा में नवीन पटनायक किसी भी हालत में आपको समर्थन देंगे नहीं, तो हमने उनको तमिलनाडु में केरला में 3 सीटें मिलना नामुमकिन है। तमिलनाडु के अंदर फिलहाल कोई अलायंस होता दिख नहीं रहा, तो यानी 200 के आसपास सिमट जाती है भारतीय जनता पार्टी।
मैं जरा इस पर टिप्पणी करता हूं। आप टिप्पणी करिए, फिर मैं सब मेहमानों के पास जाऊंगा। फटाफट ये पूरे देश के स्तर पर देखते हैं दीपक जी, तो ये है कि 14 राज्यों में बीजेपी का पिछली बार खाता नहीं खुला था, जो हम लोगों ने अभी देखा, कुल 14 राज्यों में। और एक आंकड़ा हम लोगों ने गलत दिखा दिया है, किसी भी यूनियन टेरिटरी में भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला था। मैं इलेक्शन कमीशन का डाटा अपने पास रखा हुआ हूं। तो 14 राज्य और बाकी यूनियन टेरिटरी, ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम केवल 2009 के आधार पर अगर इस समय अनुमान लगाएंगे तो हम सब लोग विफल हो जाएंगे। जो सीटें, भारत के चुनाव की जटिलता क्या है दीपक जी, इस समय लोकसभा में 93 सांसद ऐसे हैं जो केवल 10 से 20% मतों से जीत के आए हैं। जब बहुकोणीय संघर्ष होता है और किसी के पक्ष में जब जनता की एक लोकप्रियता की लहर होती है तो परिणाम बदलते हैं। केवल 3 लोकसभा सांसद ऐसे हैं दीपक जी जिनको अपने क्षेत्र का 50% या उससे ज्यादा वोट मिलता है। तो जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे पूरे देश में, यह बात सत्य है। राजीव रंजन जी भले इसको नहीं स्वीकारे, एक पत्रकार के नाते मेरा धर्म है कि मैं जो देश में देखता हूं बोलूं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के खिलाफ एक गुस्सा है, राज्यों में जो राज्य की सरकारें हैं उनके खिलाफ भी एक सत्ता विरोधी रुझान है। इन सब का लाभ कई राज्यों में भाजपा को मिलेगी, इसलिए सीट के आधार पर इस समय हम आकलन करें ये ठीक नहीं है। और बिहार के बारे में मैं स्पष्ट करूं कि ये बात ठीक है कि 2010 में नीतीश कुमार के नाम पर वहां चुनाव लड़ा गया था, निश्चित रूप से इसको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समय नीतीश जी के कदम से मैं स्वयं देखा हूं कि सामाजिक समीकरण वहां बदला है, समाज में ये गुस्सा है, उसका लाभ भी भाजपा को मिलेगा। इसलिए एकदम आप नकार मत दीजिए कि बीजेपी बिल्कुल 200 पर ही सिमट जाएगी। मैं मानता हूं कि इससे ऊपर, मैं हालांकि कभी भी आंकड़ों में नहीं जाता हूं, लेकिन देश का पूरा वायुमंडल इस समय मैं देख रहा हूं कि उसमें से अगर पार्ट वाइज आप करेंगे तो उसमें से एक बड़ा पार्ट अकेले नरेंद्र मोदी की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव रंजन जी, बहुत क्विक कमेंट, मेरे पास वक्त कम है, आपको लगता है ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, मुझे तो कहीं से संभव नहीं दिखता है और उसकी वजह बहुत स्पष्ट है। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस वापस मजबूती के साथ लौटी उस देशव्यापी लहर के बाद भी। मैं केवल उस प्रसंग का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि खुद अवधेश जी 74 आंदोलन के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बगैर सांगठनिक आधार के या एक प्रभावी साझेदार के, जो आपने शुरुआती विश्लेषण में कहा है कि देश के 14 राज्यों में जिस पार्टी के पास कोई आधार नहीं है और यूनियन टेरिटरीज में कोई आधार नहीं और उसका कोई प्रभावी साझेदार नहीं है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी स्वीकार्यता का एक व्यक्तित्व सामने होना चाहिए था। और जो गठबंधन के पहले 23-24 का एक जांचा परखा फॉर्मूला जिसने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर एनडीए को सामने लाया था, आज वो सिमट करके 3 दलों तक पहुंच गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर ये चुनौती बड़ी है और कांग्रेस का आधार का क्षरण हुआ है। इसलिए जो एक संघीय ढांचे में रीजनल फोर्सेस की ताकत है, इस लोकसभा में वो ताकत मजबूती के साथ दिखेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। विविधताओं में जो एकता की जो तस्वीर है वो आने वाले 2014 की जो लोकसभा होगी वो दिखेगी। गठबंधन सरकार को लेके देश में एक वितृष्णा का भाव है, ये मैं बता रहा हूं। और दीपक जी, 90 की तरह देश में मैं एक राष्ट्रवाद की फिर से लहर देख रहा हूं नई पीढ़ी में, और वो ठीक नरेंद्र मोदी की ओर जाती हुई मुझे दिखाई देती है। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 30 सेकंड, फिर मुझे आरती जी के पास 30 सेकंड के लिए जाना, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। कंसवध निश्चित है, कांग्रेस का कंसवध सुनिश्चित है। इतना ही बाकी है कि कृष्ण का राज्याभिषेक होगा कि बलराम का होगा। तो आप अभी ये मान रहे हैं कि उम्मीदवार भले से खेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 56 सीट देखी, उस 56 सीट भाजपा को मिली। मोदी जी के नेतृत्व में जो लहर चल रही है उसका लाभ निश्चित तौर पर होगा, सरकार बनेगी, कांग्रेस साफ होगी। मुलायम सिंह भी यही चाहते हैं कि भाजपा के साथ खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी भाजपा के साथ ही खड़े हो जाएंगे। ये आपको 2014 के बाद का दृश्य दिखेगा। नीतीश कुमार भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी की बात कहने के लिए आप अधिकृत नहीं है। नहीं, हमने अपनी राय रखी। आरती मेहरा जी क्लोज, 30 सेकंड आरती मेहरा जी। भाई मैं अधिकृत नहीं हूँ, मेरी राय है भाई।
आप बहुत कुछ बोलते हैं, हम भी थोड़ी राय व्यक्त कर लें। नहीं, आप अपनी राय अपनी पार्टी के बारे में दीजिए ना। देश, आप अपनी पार्टी की राय दीजिए। देश करहा रहा है, देश करहा रहा है, हमारी आर्थिक नीति देश करहा रहा है, आर्थिक नीति फेल हो गई है। बिल्कुल। एक सेकेंड। देश की आर्थिक नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, देश की सुरक्षा नीति खत्म हो चुकी है। आज देश में उम्मीद कोई है तो मुझे लगता है कि देश में जैसे अमेरिका में ओबामा आए और एक होप आई और होप के साथ उन्होंने अमेरिका के बहुत सी चीजों में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और अर्थव्यवस्था को भी दोबारा पटरी पर लाने का बिल्कुल आरती जी, बिल्कुल। भारत में भी यही उम्मीद रखते हुए भारत का युवा, आपको 11% वोट ज्यादा चाहिए। दीपक जी 272 पर। अरे आपने तो पहले ही बोल दिया लाएंगे वो, आपने तो पहले ही बोल दिया लाएंगे वो। चाहिए इस समय। चलिए 7 करोड़ वोट अवधेश जी लेकर आएंगे बीजेपी चाहिए। अवधेश जी नहीं लेके आएंगे, आपका विश्लेषण लेकर आएगा अवधेश जी, आपका विश्लेषण लेकर आएगा। मेरे पास वक्त इतना कम है, लेकिन आज के डिबेट की जो पंच लाइन है वो ये है कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन राज्याभिषेक कृष्ण का होगा या बलराम का होगा, ये देखना अभी बाकी है। यानी मोदी जी आप दोहरी चुनौतियों से गुजरने वाले हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। इस दौरान केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कराकर सरकार ने यात्रा के रास्ते फिर से खोलने को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने वैष्णो देवी की तर्ज पर केदारनाथ विकास प्राधिकरण के जरिए केदार घाटी में विकास का काम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भरोसा दिया है कि वो विपक्ष को भरोसे में लेकर उत्तराखंड में पुनर्निर्माण की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बन चुका है, वो तो बन गया वो, लेकिन उसका पूजा से कोई लेना देना नहीं होगा, तो विकास करेगा, कार्य करेगा सारा। केदारनाथ विकास प्राधिकरण केदार घाटी में पुनर्निर्माण के अलावा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, उनकी गतिविधियों और यात्रा की अवधि को भी नियंत्रित करेगा। इसके साथ ही केदारनाथ विकास प्राधिकरण रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी के पुनर्निर्माण की भी निगरानी करेगा। सलाखें, आपने हमें सबसे ज्यादा देखा, इसलिए इंडिया न्यूज बन गया है देश के 4 सर्वश्रेष्ठ चैनलों में से एक। देश का सबसे बड़ा न्यूज शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज का परचम 10 न्यूज बुलेटिन में नंबर 1। सबसे कम समय में सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आप दर्शकों का धन्यवाद। बड़ी खबर के प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो ऑयल एंड कैप्सूल्स, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। घर की दरारों को छुपाने में जुटी बीजेपी, राजनाथ ने कहा आडवाणी को नाराज होने का पूरा हक, जल्दी ही मना लेंगे। 25 सितंबर को शिवराज की रैली में एक मंच पर होंगे मोदी आडवाणी। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर नीतीश का बड़ा हमला, कहा बांटने वाले नेता देश को नामंजूर, बीजेपी के फैसले को बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि।
2014 के महारण में नहीं होगी राहुल मोदी की सीधी जंग। इंडिया न्यूज से रेणुका चौधरी ने कहा, कांग्रेस नहीं करेगी पीएम उम्मीदवार का ऐलान। राजनाथ ने पूछा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन? चुनावी साल में शीला सरकार को बड़ा झटका। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का परचम। 4 में से 3 सीटों पर कब्जा। एनएसयूआई के खाते में सिर्फ 1 सीट। आजम खां के कड़े तेवर बरकरार। अखिलेश के साथ मुजफ्फरनगर जाने के सवाल पर नहीं दिया कोई सीधा जवाब। आजम के खिलाफ बोलने पर मुलायम ने एसपी नेताओं को लगाई फटकार।